हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल। स्वागत है आप सभी का लर्नो स्मार्ट पर। मेरा नाम है शिव तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 25 अगस्त 2020 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आप जानते हैं कि जो भी डेली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो मैं आपको इवनिंग तक पोस्ट कर देता हूं, तो इन वीडियोज़ को बिगिनिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहें तो मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लेक्चर्स की जितनी भी पीडीएफ है या जितने भी हैंड रिटन नोट हैं आप सबको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। या जो भी मेरे अपकमिंग लेक्चर्स रहते हैं इन करंट अफेयर पर बेस्ड, जो मंथली एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ है या वीकली एमसीक्यू सीरीज़ है, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कवर करने जाएंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बाद इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिर बिजनेस एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स सेक्शन, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड प्राइज, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, और लास्ट में जो बचता है डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले कवर करते हैं हम नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ गाइस, ठीक है। तो इसमें अभी हाल ही में जो आपकी ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और दूसरा आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने हाल ही में अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो इन दोनों का जो टाई अप हुआ है वो किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के आप मिनिस्टर का नाम जानते हैं, मिस्टर प्रहलाद सिंह है। और इस टाई अप का जो मुख्य उद्देश्य है वो टूरिज्म सेक्टर में वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, कि यानी कि वुमेन्स, महिलाओं की भागीदारिता टूरिज्म सेक्टर में, पर्यटन सेक्टर में बढ़ावा देना। तो फिलहाल तो अभी कोविड-19 की वजह से जितने भी देश हैं उन सभी का टूरिज्म बहुत प्रभावित हुआ है और टूरिज्म के सेक्टर में बहुत सी लोगों की जॉब्स भी चली गई हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब ये कोविड-19 की सिचुएशन खत्म होगी तो सबसे बड़ा जो बूमिंग सेक्टर रहेगा वो टूरिज्म सेक्टर ही रहेगा। और हर एक देश आज के समय में टूरिज्म और पर्यटन को एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमी, उभरते हुए इकोनॉमी की तरह देख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ पैक्ट करने का मेन एम यही है, टू एम्पावर द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। और टूरिस्ट मिनिस्टर का नाम पूछता है तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। आपसे कई बार टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं तो उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। एक है देखो अपना देश, दूसरा है स्वदेश दर्शन, तीसरा चल रहा है एक जिसका नाम है सीमा दर्शन, जिसमें बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, एक और है हृदय, और दूसरा है एक प्रसाद, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं इन सभी स्कीम्स को जरूर पढ़ के जाएगा जो टूरिज्म के सेक्टर में चलाई जा रही है, ठीक है। और टूरिज्म के सेक्टर में जो लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया गया वह पूछता है अगर कि कौन सा स्टेट है जो टॉप पोजीशन पर रहा है मैक्सिमम टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो जरूर पढ़ के जाएगा, उसका नाम है केरला। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो जो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने अभी हाल ही में पॉपुलेशन से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। और ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई इसका मुख्य जो टाइटल था वो था पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011 टू 2036। तो ये जो डाटा है 2011 से लेकर के 2036 तक को मद्देनजर रखते हुए रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस रिपोर्ट में जो सबसे पहली चीज प्रायोरिटी तौर पर बताई गई है कि जो इंडिया में यूथ का रेशियो है वो बढ़ने वाला है, यानी कि जो युवाओं की संख्या है वो बढ़ने वाली है। और युवाओं को हम 15 से लेकर 24 साल तक काउंट करते हैं। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो 2011 की जनसंख्या सभी को मालूम थी 121 करोड़ है और हम जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इस समय दूसरे पायदान पर हैं। लेकिन ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक हमारे देश की जनसंख्या हो सकता है चाइना की जनसंख्या से भी एक्सीड कर जाए, क्योंकि अभी तक अगर देश में जनसंख्या की बात की जाए तो अराउंड 135 या 136 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और चाइना की पॉपुलेशन की बात करने जाएं तो वो है 142 करोड़। तो कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज़्यादा अभी डिफरेंस नहीं है। और ये जो डिफरेंस है लगभग जो इंडिया है 2027 तक ये अनुमान है कि पूरा कर लेगा, क्योंकि इंडिया में जो जन्म दर है वह चाइना के जन्म दर से जस्ट डबल है।
ठीक है, चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया, इस वजह से ये गैप कम भी रह गया, अदरवाइज अब तक तो इंडिया लगभग चाइना को एक्सीड करने वाला होता। तो 2027 तक माना जा रहा है कि इंडिया विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया कि 2011 तक देखा जाए तो 121 करोड़ जनसंख्या में लगभग जो युवाओं की भागीदारिता थी वो 23.3 करोड़ थी, लेकिन 2021 की अभी जो जनगणना चल रही है और डाटा आने वाले हैं उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि युवाओं की संख्या 23.3 करोड़ से बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 25.2 करोड़। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर युवाओं की संख्या बढ़ती है तो डेफिनेटली उस देश का जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ये जो युवा हैं इनके पास जॉब जरूर होना चाहिए, कोई व्यवसाय, कोई उद्योग धंधे इनके पास जरूर होना चाहिए। अगर इनके पास जॉब्स फैसिलिटी नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटर नहीं है जो इनको जॉब मुहैया प्रोवाइड कर सके, रोजगार मुहैया करा सके, तो फिर इस तरह के युवाओं से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्रायोरिटी यही है कि अगर हमारे पास यूथ की संख्या बढ़ रही है तो सरकार को इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, एक बहुत बेहतर वे में लेना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि इन युवाओं को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्रोथ अप के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मुहैया कराया जाए, जिससे देश का भी इकोनॉमी डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट यही बताती है कि 2036 तक लेकिन ये देखने को मिलेगा कि युवाओं की जो संख्या है वो देश में धीरे धीरे कम होने लगेगी और 2036 तक लगभग जो जनसंख्या है युवाओं की टोटल पॉपुलेशन का 22.7 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो 2021 तक बढ़ने की संभावना है और 2036 के बाद उसके बाद युवाओं की संख्या घटना शुरू हो जाएगी। दूसरा, सरकार ने यह भी डाटा दिया है कि 2036 तक, ठीक है, इंडिया मोर फेमाइन होने वाला है, यानी कि महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों की कंपेयर में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अभी हम जो काउंट करते हैं फीमेल रेशियो वो 1000 मेल्स में काउंट करते हैं और अराउंड हमारे देश का 938 है, यानी कि पर 1000 पुरुषों में 938 जो है वो स्त्रियां काउंट की जाती हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो 2036 तक ये जो डाटा है ये फेमाइन रेशियो इंडिया में बढ़कर के पुरुषों से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल अनुमान है और ये जो डाटा दिया गया है ये यहाँ पर 938 और ये 1000 का रेशियो लिखा गया है, ये 2011 के अनुसार है। आप एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिएगा 938 को, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये सही है। दूसरा पॉइंट, अब बात करने जाते हैं हम कुछ बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार है इन्होंने एक टाई अप किया है AIIB के साथ। AIIB के बारे में आप सभी जानते होंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि आया था 2018 में। और इसके अगर हेडक्वार्टर की कभी भी आपसे बात पूछता है तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बीजिंग चाइना में और इसके जो हेड हैं उनका नाम है जिन लिक्विन। ठीक है, जिन लिक्विन, ये नाम पढ़ के जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है और कई बार ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैव साइन अ पैक्ट विद द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ $500 मिलियन अमाउंट। तो ये जो टाई अप हुआ है $500 मिलियन लोन का हुआ है और इसके तहत जो महाराष्ट्र में मेन क्या क्या चीजें की जाएंगी, तो इसका जो मुख्य एम है टू इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, सेफ्टी, नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ द सब अर्बन रेलवे सिस्टम इन मुंबई। तो इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है ये यही है कि जो सब अर्बन रेलवे सिस्टम है मुंबई में वहां पर सर्विस क्वालिटी, सेफ्टी एंड नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के तहत ये मुंबई रीजन्स में जो रेलवे सिस्टम है उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जो आपकी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ठीक है, पहली महिला वित्त मंत्री हैं आपकी, और ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी थी, जो दूसरी डिफेंस मिनिस्टर थी, क्योंकि पहली डिफेंस मिनिस्टर आपकी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो पहली महिला वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई MSME या इंटरप्राइज है जिसका एनुअल टर्नओवर अप टू 40 लाख यानी कि 40 लाख से कम है तो उसको GST के दायरे से बाहर किया जाता है। शुरुआत में ये लिमिट 20 लाख तक थी, लेकिन अब लिमिट बढ़ा करके इसके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कितनी कर दी गई है, 40 लाख। तो ये याद रखिएगा। और ये जो उन्होंने घोषणा की ये अरुण जेटली जी के अभी डेथ एनिवर्सरी पर की है। तो अरुण जेटली जी आप जानते हैं इनसे पहले
फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। अरुण जेटली जी के नाम पर एक अभी हाल ही में स्टेडियम का भी नाम रिनेम किया गया है, तो उसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। एक फिरोज शाह कोटला मैदान था जिसका नाम बदल करके जेटली स्टेडियम रखा गया है, ठीक है। तो इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी पर अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने ये अनाउंस किया है कि अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई एंटरप्राइज है जिसका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से कम का है तो उसको जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट आपका इंटरनेशनल अपडेट है, डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सभी देशों से ये रिक्वेस्ट किया है, सभी देशों को इनवाइट किया है कि सभी ने मिलकर के इनका जो इनिशिएटिव है कोवैक्स, जिसका नाम है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कोवैक्स का नाम है कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, ठीक है, इस फैसिलिटी को ज्वाइन करना चाहिए। और ये ज्वाइन करने के लिए जो इन्वाइट करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है वो 31 अगस्त 2020 तक। इसका मुख्य एम यही है कि आगे आने वाले समय में कोरोना से लड़ने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए एक तो प्रगति की जाए, थोड़ा स्पीड डेवलप की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और जल्दी से जल्दी जितना हो सके वैक्सीन बनाई जा सके, और जितने भी देश वर्स्ट बुरी तरीके से अफेक्टेड है कोरोना की वजह से, उन सभी देशों को वैक्सीन की जो डोज है वो सप्लाई की जा सके, ठीक है। तो इसके लिए एक इनवाइट किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ के बारे में आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो अपडेट है वो रत्नाकर बैंक लिमिटेड से रिलेटेड है, आरबीएल। तो आरबीएल ने अभी हाल ही में टाई अप किया है एसेंचर के साथ, और इस टाई अप का जो मेन एम है वो ये है कि रत्नाकर बैंक में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसको बढ़ावा देना, यानी कि बैंक में डिजिटलाइजेशन, बैंकिंग सिस्टम को बढ़ावा देना, डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम में डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन को बढ़ावा देने के लिए रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने हाल ही में जो पैक्ट किया है एसेंचर के साथ। रत्नाकर बैंक लिमिटेड से अगर आपसे पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर पहले अगर हम बात करने जाएं तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में लोकेटेड था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होकर के कहां पहुंच गया है, मुंबई। और दूसरा, अगर इसके हेड पूछता है तो उनको भी पढ़ के जाएगा, उनका नाम है विश्ववीर आहूजा, ठीक है गाइस। तो ये रत्नाकर बैंक से रिलेटेड जरूर पढ़ के जाइएगा। हाल ही में अभी रत्नाकर बैंक ने अपनी एक हेल्थ फैसिलिटी भी लॉन्च की थी जिसका नाम था आरबीएल सुरक्षा, तो उसको भी डिटेल में देख लीजिएगा। सेकेंड अपडेट है टाटा कैपिटल लिमिटेड से, ठीक है, जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा ओन्ड बॉडी है। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक फैसिलिटी लॉन्च की है जिसका नाम है स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन, और ये जो लोन फैसिलिटी है व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि among the following which financial organization या which NBFC is launched a facility Swift Insta personal loan through the WhatsApp, तो उसका नाम पढ़ के जाएगा, दैट इज द टाटा कैपिटल लिमिटेड। टाटा कैपिटल लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो एमडी एंड सीईओ है उनका नाम है राजीव सभरवाल, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं डिफेंस से रिलेटेड। तो डिफेंस में जो आपका डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में ये अनाउंस किया है कि लगभग जो 108 ऐसे पार्ट्स हैं जो डिफेंस सेक्टर में यूज किए जाते हैं, इनकी जो अब मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, ठीक है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी वो इंडिया में ही की जाएगी, यानी कि इंडिजिनस की जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इंडिया में सभी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करना। तो टोटल 108 ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अब डीआरडीओ के ऑर्डर के तहत इंडिया में ही की जाएगी, और उसके तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम डीआरडीओ की बात करने जाएं तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछता है, तो इसका हेडक्वार्टर पढ़ के जाएगा, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसके हेड का नाम भी पढ़ के जाइएगा, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। तो रेड्डी साहब इसके हेड है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और हेडक्वार्टर याद रखिएगा न्यू दिल्ली में। और अगर आपसे एस्टैब्लिशमेंट के बारे में पूछता है तो पढ़ के जाइएगा 1980। दूसरा एक स्कीम से रिलेटेड अपडेट है, ठीक है, स्कीम से रिलेटेड अपडेट है। तो जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, कर्नाटका सीएम के बारे में बीएस येदुरप्पा की हम बात करें तो जो येदुरप्पा सरकार है, इन्होंने अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है अपना घर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये पढ़ के जाएगा, कर्नाटका गवर्नमेंट इज टू बिल्ड ट्रांजिट होम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, द होम एम्स टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन फॉर माइग्रेंट वर्कर। तो जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं या लेबर्स हैं
दूसरे राज्यों और बड़े शहरों से अपने नेटो लोकेशन की ओर मूव किए हुए हैं, उनके पास लेकिन बेटर हाउस और लिविंग सिचुएशन नहीं है, तो उन लोगों को सरकार के द्वारा हाउस मुहैया कराए जाएंगे। दिस इज बीइंग लॉन्च्ड बिकॉज ऑफ द रिवर्स माइग्रेशन इन कर्नाटका एमिड लॉकडाउन हाईलाइट। द प्रोजेक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड विद एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द अपना घर प्रोजेक्ट केरला। तो केरला सरकार जो है, ठीक है, पिनरयी विजयन की यहाँ पर बात चल रही है, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था अपना घर। तो उसी के तहत, ठीक है, उसी की तरह एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा, जिसके तहत ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों से आए हैं, उन लोगों को हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट साइंस सेक्टर से रिलेटेड है। तो जो आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस है, उन्होंने अभी एक ऐसी ड्वार्फ गैलेक्सी की खोज की है जो कि आकाश गंगा के कंपेयर में 10 से लेके 100 गुना टाइम्स, ठीक है, नए स्टार्स फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ड्वार्फ गैलेक्सी के बारे में आप जानते हैं, हमारी जो गैलेक्सी का नाम है उसका नाम है मिल्की वे, और हमारी जो नेबरिंग गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा, और दूसरी जो गैलेक्सी है, ठीक है, बाकी नेबरिंग गैलेक्सीज को क्या नाम दिया गया है, ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, जैसे ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे ये कभी पूछता है कि हमारी नेबरिंग गैलेक्सी का नाम क्या है, तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा एंड्रोमेडा, और उसके बाद जो दूसरी नेबरिंग गैलेक्सी उसका नाम है ड्वार्फ गैलेक्सी। तो ड्वार्फ गैलेक्सी है जो मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा के कंपेयर में 10 से लेकर 100 गुना तक नए स्टार्स की फॉर्मिंग कर रही है, और इसकी खोज की गई है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के द्वारा। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, जिसमें आसाम से रिलेटेड एक अपडेट है। तो आसाम में अभी हाल ही में इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे बनाया गया है, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बनाया गया है। और इस रोपवे के बनाने से एक तो सबसे पहले तो ये जो दो क्षेत्रों को कनेक्ट किया गया है, लगभग 1.8 किलोमीटर यानी कि अराउंड 2 किलोमीटर का ये लॉन्गेस्ट रोपवे होगा, जो कि कनेक्ट करेगा गोवा घाटी को नॉर्दर्न गोवा घाटी से। और अगर ये कनेक्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर में भी बूस्टअप मिलने जाएगा। ठीक है, और ये ऑपरेटेड होगा कचारी घाट से लेके गोवा घाटी से लेके डॉल गोविंदा टेम्पल, जो कि नॉर्थ गोवा घाटी में बना हुआ है। ठीक है, और लगभग इसके होते हुए 7 मिनट में ये पूरी डिस्टेंस को कवर किया जाएगा जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बना हुआ है। आसाम से रिलेटेड अगर आपसे पूछता है तो आसाम के आप सीएम का नाम जानते हैं सर्बानंदा सोनोवाल, और गवर्नर का भी नाम जानते हैं जगदीश मुखी गाइस। ठीक है, यहाँ का जो फेस्टिवल है उसका नाम है बिहू, तो इसको जरूर पढ़ के जाएगा, आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर बहुत से नेशनल पार्क है जो अभी इस समय न्यूज में चल रहे हैं। एक है मानस, कांजीरंगा, देहिंग पटकई, ठीक है, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अब नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उन सभी डिटेल्स को भी डिटेल में पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट अपडेट है उड़ीसा से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हाल ही में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में एक फेस्टिवल है जो इस समय चल रहा है। इस फेस्टिवल का नाम जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नौखाही परब भी बोलते हैं या फिर नौखाही भेंट घाट भी इसको बोला जाता है, जो कि ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है न्यू क्रॉप ऑफ द सीजन के लिए। ठीक है, न्यू क्रॉप ऑफ द सीजन के लिए। तो इस फेस्टिवल में जो यहाँ के लोग होते हैं वो फूड ग्रेन्स की वर्शिप करते हैं, और जो लोकल्स हैं वो फॉक्सिंग्स और डांस ऑर्गेनाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है इस फेस्टिवल को जरूर पढ़ के जाइएगा। और किन दो राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है, तो उड़ीसा और दूसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट जो अपडेट है वो एनएसओ से रिलेटेड है। एनएसओ आप सभी जानते होंगे गाइस। ठीक है, तो पहले एक बॉडी थी जिसका नाम था सीएसओ, और दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और ये बॉडी थी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों को मिलाकर के अब सरकार ने एक नई बॉडी बनाई है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में एनएसओ के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई है कि ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके इंक्रीज होने के बावजूद भी हमारी जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट होने का जो मेन कारण है वो यही है कि इस समय कोविड-19 की वजह से जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस हैं, कारखाने हैं, सभी बंद पड़े हुए हैं। ठीक है, जिस वजह से जीडीपी इस समय कॉन्ट्रैक्ट होती चली जा रही है, निगेटिव में जा रही है। ठीक है,
लेकिन ये पहली बार हुआ है। अदरवाइज होता कैसा था कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका बेहतर उत्पादन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उसका प्रभाव जीडीपी पे भी देखने को मिलता था, क्योंकि जीडीपी का बेस ईयर अगर 2011 और 12 के अनुसार देखा जाए तो 2011 और 12 में लगभग एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर वो अराउंड 17.4% था, ठीक है। लेकिन इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर तो बेहतर कर रहा है, बेहतर उत्पादन है, लेकिन उसके बावजूद भी जीडीपी सेक्टर हमारा बूम अप ना करके डाउन जा रहा है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर का पूरी तरीके से बंद हो जाना। कोविड-19 जो पैंडेमिक आया, कोरोना वायरस, उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रभाव होने के कारण एग्रीकल्चर में बेहतर उत्पादन होने की वजह से भी जीडीपी बेहतर यहां पर प्रदर्शन नहीं कर रही है, ठीक है। दूसरा जो अपडेट है गाइस, वो आपका अपडेट है कि जो इंडियन रेलवे है जनरेटेड मोर देन 6,40,000 मैन डेज अंडर गरीब कल्याण रोजगार अभियान इन 6 स्टेट। तो ये अपडेट ये है कि जो रेलवे सेक्टर है उसने एक बेहतर एम्प्लॉयमेंट जो सिस्टम जनरेट किया है आत्मनिर्भर गरीब कल्याण प्रोग्राम के तहत, और ये जो रोजगार मुहैया कराया है रेलवे के द्वारा वो प्रमुखतः 6 राज्यों में है, जहां पर सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट यानी कि माइग्रेशन हुआ था, जिसमें झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो पढ़ा भी होगा आपने, मनरेगा में सबसे टॉप पर चल रहा है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो जो ये हाइलाइट्स हैं 21 अगस्त 2020 तक की है, जिसके तहत इसमें माना जा रहा है कि लगभग 12,276 वर्कर्स को अभी तक इनरोल किया गया है, वर्कर्स ने इनरोलमेंट किया हुआ है अंडर गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि जो अभी सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, अगर आपने एक एप्लीकेशन के बारे में सुना था, काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहा, जिसका नाम है आरोग्य सेतु, लगभग आप सभी के मोबाइल में होगा, ठीक है। तो अब सरकार ने एक आरोग्य सेतु में एक नई फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है ओपन एपीआई सर्विस, a novel feature to help the pupil business and the economy to return the normally, ठीक है। तो अब इस पॉलिसी के तहत आरोग्य ऐप की मदद से जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी बिजनेस सेक्टर हैं, वो अपने एम्प्लॉय की भी हेल्थ स्टेटस को चेक कर सकेंगे, उसको ट्रेस कर सकेंगे, जिससे बिजनेस सेक्टर को उसी तरीके से प्रॉपर रीस्टार्ट किया जा सके जिस तरीके से ये पहले चल रहा था, और इकोनॉमी जो इस समय लड़खड़ा रही है उसको संभाला जा सके, ठीक है। तो इस फीचर का नाम याद रखिएगा जिसका नाम है ओपन एपीआई सर्विस। चलिए नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करने जाएं तो मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर है उससे रिलेटेड है। तो जो आपके मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अर्जुन मुंडा, उन्होंने अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्राइब्स इंडिया शोरूम, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन किया गया वर्चुअल जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसकी मदद से, और इसका इनॉग्रेशन किया गया है LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट मुंबई में। और इसका मुख्य एम यही है कि जो आपका ट्राइबल सेक्टर है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, उस कम्युनिटीज़ में जॉब और एम्प्लॉयमेंट को बेटर सिचुएशन यानी कि उनकी इनकम को बेटर किया जाना, ठीक है। और इससे पहले भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स, और ये जो लॉन्च किया जाता है ट्राइफेड के द्वारा, जो कि वर्क करती है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बेहतर इनकम जनरेट करने में, उनके लिविंग सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट आपका एक बैंक से रिलेटेड है, एक्सिस बैंक से रिलेटेड। तो एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में एक अपना कैंपेनिंग लॉन्च किया है जिसका नाम है गिग अ अपॉर्चुनिटी, और इसके तहत एक्सिस बैंक हर साल लगभग 1,000 एम्प्लॉय को हायर करने जाएगा। डेफिनेटली ये एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर न्यूज़ है कि हर साल इस इनिशिएटिव के तहत जो आपका इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक, लगभग 1,000 लोगों को हायर करने जाएगा। तो जो स्किल्ड और टैलेंटेड लोग हैं उन लोगों को हायर किया जाएगा। ये हायरिंग जो होगी 2 तरीके से होगी, एक तो परमानेंट जॉब बेसिस पर और दूसरा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट में अगर हम चलने जाएं तो कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं ये अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं जिनका नाम है जैक कालिस, और पाकिस्तान के जो प्रसिद्ध बल्लेबाज थे जिसका नाम था जहीर अब्बास, और जो पुणे से बॉर्न फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है लिसा, इन सभी को ICC के द्वारा, ठीक है, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में, ठीक है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हॉल ऑफ फेम में अभी हाल ही में रजिस्टर किया गया है वर्चुअल सेरेमनी के द्वारा, ठीक है।
दूसरा, ये 3 इंपॉर्टेंट डेज याद रखिएगा। 22 अगस्त जो कि ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ ओवरशूट डे, ठीक है। दूसरा है आपका गैस्ट्रिक कैंसर, ये एक बुक है जो अभी हाल ही में पब्लिश की गई है, यानी कि इनॉग्रेट की गई है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, और इसको एडिट किया गया है डॉक्टर अशोक के वैद्य के द्वारा। तो इस बुक का नाम जरूर पढ़ के जाएगा जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डे है वो पढ़ के जाइएगा, दैट इज 23 अगस्त। ये ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर एज अ इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन, ठीक है। ये एवरी ईयर जो एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 23 अगस्त को। और इस बार का जो इसका थीम था वो था कन्फ्रंटिंग स्लेवरीज लिगेसी ऑफ रेसिज्म टुगेदर। तो गाइज ये था हमारा 25 अगस्त का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा, ठीक है। इसको आप इवनिंग में देख पाएंगे गाइज, और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी जिसका नाम है जीके बाई से तिवारी। तो ये जो रिकॉर्डेड सेशन है गाइज, ठीक है, इसकी जो स्ट्रीमिंग है मैं इवनिंग में कर दूंगा। और बाकी ये जो वीकली करंट अफेयर है अब मैं कंडक्ट करना शुरू करूंगा। तो हम लोग आपके अगस्त के 3 वीक का मुझे करंट अफेयर कराना है, फर्स्ट का, सेकेंड का और थर्ड का, क्योंकि 3 वीक पूरे हो चुके हैं। और अगस्त के एंड में मैं आपको 4th वीक का भी करंट अफेयर कवर करा दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।